मैं अपनी कंपनी के काम से कोटा राजस्थान आया हुआ था, लेकिन अचानक ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली निकलना पड़ रहा है। ट्रेन में टिकट ना मिलने के कारण मैंने रोडवेज की बस से ही दिल्ली जाना तय किया। बस स्टैंड पर टिकट काटने के लिए एक छोटे बॉक्सनुमा टिकट घर बना हुआ था, जहां से मैंने बस का टिकट लिया और उसमें चढ़ गया। बस खचाखच भरी हुई थी और मैं बस में सीट ढूंढने लगा। दूसरी बस 4 घंटे के बाद आनी थी, इसीलिए इसी बस से मुझे जाना पड़ा। फिर एकाएक मेरी नज़र ड्राइवर वाले जगह पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि कंडक्टर के पास वाली सीट खाली। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ कि कैसे ये सीट दूसरे लोगों की नज़र से बच गई। मैं वो सीट खाली देखकर उसमें बैठ गया। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने हॉर्न मारा और हॉर्न की आवाज़ सुनते ही लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सबके सीट पर बैठ जाने के बाद दमे के मरीज की तरह खांसते हुए वो बस स्टार्ट हुई और चलने लगी। मैं बस में आराम से बैठा हुआ था, तभी एकाएक एक 24 से 25 साल की युवती मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले मैंने उस युवती को देखकर अनदेखा कर दिया। लगा कि लेडीज़ होने के कारण मुझे ये सीट उन्हें ना देना पड़ जाए। पहले तो मुझे भी वो कुछ देर तक देखती नहीं, फिर धीरे से मुझे बोली, जी ये मेरी सीट है। अब जाकर मैंने सिर उठाया और देखा कि उनका चेहरा दुपट्टे से हल्का ढका हुआ था। उन्होंने फिर मेरी तरफ देख के कहा, जी ये सीट मेरी है। और उसके बाद वो बहुत देर तक मुझे देखती रही और मैं भी उनको अनदेखा सा करने लगा। उसके 10 सेकंड बाद उन्होंने तीसरी बार मुझे कहा, जी ये सीट मेरी है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया कि ये सीट आपकी कैसे हुई, जबकि मैं अब इस पर बैठ गया हूँ। मेरे ये प्रश्न करते ही उन्होंने बड़ी शालीनता और मीठी आवाज़ से कहा, मैंने यहाँ पर एक रुमाल रखा था और मैं वॉशरूम गई हुई थी और ये सीट पर मैं आपसे पहले बैठी हुई थी। अब मैंने उस सीट को गौर से देखा तो मुझे दिखा वाकई कोने में एक रुमाल रखा हुआ था। एक लंबी सांस लेने के बाद मैं वो रुमाल देखकर सीट से उठने लगा। जैसे ही मैं वहाँ से उठने लगा, उन्होंने बोला, अरे आप क्यों उठ रहे हैं अब? तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैं फिर से वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने कहा, देखिए कोई बात नहीं, बस में भीड़ बहुत है, तो हम एक काम करते हैं, आधी सीट पर आप बैठ जाइए और आधी सीट पर मैं बैठ जाती हूँ। मैंने ये सुना और पहले थोड़ा हिचकिचाने के बाद मैं उस सीट पर उनके साथ बैठ गया। अब बस धीरे धीरे गड्ढों से होती हुई और अपने आप को बचाती हुई चल रही थी। उनके बैठने के बाद उन्होंने अपना दुपट्टा अपने चेहरे से हटा दिया। आधा घंटा उनके साथ बैठने के बाद मैंने उनका पूरा चेहरा देखा। वो एक बला की खूबसूरत कजरारे आँखों वाली बहुत ही सुंदर महिला थी। जब मैंने उनकी तरफ नज़र बढ़ाई तो उन्होंने भी मुझे देखते हुए हंस दिया। मैं बहुत ही असहज से बैठा हुआ था और मुझे देखकर हंसने के बाद उन्होंने पूछा, आप ठीक तो हैं? दिक्कत तो नहीं हो रही बैठने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। उन्होंने मुझे फिर थोड़ा गौर से देखा और मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने उन्हें गौर से देखा तो मुझे चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। उनके ये प्रश्न पूछने के 10 सेकंड बाद उन्होंने उससे फिर ये पूछा, आप मुझे भूल गए ना? अब ये 4 शब्द उन्होंने ऐसे लहजे में कह दिए कि मैं अंदर से थोड़ा सहम गया। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी तरफ थोड़ा गौर से देखा, यह जानने के लिए कि ये कौन है। मैं उन्हें देखता ही रहा, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद ही मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बस को चले 1 घंटा हो चुका था और अब रात के 10 बजने वाले थे। मुझे कोई उत्तर ना देते वक्त उन्होंने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं अभी भी इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि अचानक से
मेरे दिमाग में एक शब्द आया। मैंने अचानक से बोला, थानी। तो उन्होंने भी बोला, हाँ जी। इतना बोलते ही उनके चेहरे में भी चमक वापस आ गई और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा धानी से मिलकर। मैं भी मुस्कुराने लगा और वो भी मुस्कुराने लगी। अब जब मुझे उनका नाम याद आ चुका था तो उन्होंने मुझे बोला, चलो आप देर से ही सही, लेकिन मुझे पहचान तो गए। मैंने उत्तर दिया, अरे धानी, तुम यहाँ कैसे? उन्होंने बोला, बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं आपसे मिलने ही इस बस में आई हूँ। ये बात सुन के मैंने हंसते हुए कहा, बहुत खूब, अब तुम मजाक करना भी सीख गई। मुझे याद है तुम कैसी छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाया करती थी। उन्होंने मुझे ये बात सुनते ही कहा, सिर्फ चिढ़ना ही याद है या कुछ और भी? और उन्होंने ये सवाल ऐसे पूछा कि मैं उनको देखता ही रह गया और सोचने भी लग गया। इस सवाल से मेरे सामने वो 4 साल पुराना एक दृश्य घूमने लगा, जब बात दिल्ली की थी और मैं मीडिया की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ ही मैंने होम ट्यूशन देने का प्लान बनाया था ताकि कुछ मेरी कमाई भी हो जाए। मेरा एक दोस्त जो पहले से ही ट्यूशन दिया करता था, उसने मुझे एक एड्रेस दिया और कहा, यहाँ मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहली बार मैं धानी से उसी एड्रेस पे मिला। दरअसल मुझे धानी के छोटे भाई जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, उन्हें पढ़ाने के लिए रखा गया था। धानी के पेरेंट्स दोनों जॉब करते थे और धानी भी बीए कर चुकी थी। इसके अलावा वो आगे पढ़ने की तैयारी भी कर रही थी। चूंकि जब मैं पढ़ाने जाता था तो हम तीनों के अलावा वहाँ उनका एक नौकर होता था जो हमेशा घर से गायब ही रहता था। क्योंकि घर पे कोई नहीं होता था, इसीलिए धानी मेरे लिए चाय भी बनाती थी और कभी कभी नाश्ता भी बना देती थी। मैं उनके भाई को पढ़ाने लगा। उसके कुछ समय बाद मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उनके भाई के साथ साथ धानी के प्रोजेक्ट्स में भी उनकी मदद कर दिया करता था। इस बीच धानी मुझे चाहने भी लगी, पर मुझे पता ही नहीं चला। अब धानी उनका असली नाम नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने धानी कहकर बुलाने को कहा था। धानी मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं डेली ट्यूशन पढ़ाने आता था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मैं धानी से फिर नहीं मिल पाया। धानी एक राजस्थानी परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक दिन जब मैं वहां आया तो धानी के मामा उसके लिए एक रिश्ता ले आए थे। मैं उसी समय वहां पहुंच गया पढ़ाने को। उसके घर वाले आपस में बात कर रहे थे और मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी और हमेशा की तरह मैंने धानी को पानी लेने की आवाज दे दी। यही बात उनके मामा ने पास वाले कमरे में सुन ली और मेरी तरफ आए और बोलने लगे, ये तुमने धानी किसे बोला? मैंने ये देखते हुए धानी की तरफ इशारा किया तो उन्होंने बोला, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मैंने बोला, नहीं तो, ये उनका नाम है ना? मुझे बोले, नहीं, धानी का मतलब राजस्थानी में होता है पत्नी, और तुमने उसे धानी कैसे बुलाया? ये सुन के मैं एकदम से अवाक हो गया और धानी की तरफ देखने लग गया। धानी भी उसके मामा की ये रूप देखकर घबरा गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। धानी के मामा इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने उनके घर वालों को बता दिया और मुझे कल से आने के लिए मना कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने वहां जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मुझे ये पता लगा कि धानी की शादी तय हो गई है और उन्हें लेके उनके परिवार वाले राजस्थान चले गए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और आज 4 साल बाद इस खटारा बस में धानी के साथ मेरी मुलाकात हो गई। मुझे ख्यालों में खोया देख धानी ने मेरे कंधे पे हाथ हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई ना? क्या करते हैं तुम्हारे पति देव? और तुम अकेले सफ़र क्यों कर रही हो, वो भी इस खटारा बस में? कहाँ जा रही हो? एकाएक मैंने बहुत सारे सवाल उससे कर दिए। मेरे सवालों को सुन के वो मुस्कुराई और मुझसे पूछने लगी, आपने शादी की? अभी नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं की? कर लेना चाहिए था आपको। शहर अब पीछे निकल चुका था और बस अब जंगल से गुजर रही थी। खूब अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था और रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही थी।
बस के भीतर सब सो रहे थे, ड्राइवर और हम दोनों के अलावा पूरी बस में कोई जाग नहीं रहा। ड्राइवर बीच बीच में गाने भी गा रहा था और पूरी बस में सन्नाटा फैला हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ फिर देखा और मैंने उनके देखते ही से पूछा कि धनी, तुमने बताया नहीं कि अकेले कहाँ जा रही हो कि इस खटारा बस में। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए क्या बताऊँ आपको, मैं तो उस सफ़र पे निकल गई हूँ जिसकी मंजिल कभी नहीं मिलती। दिल में बस एक तमन्ना थी कि आपसे एक मुलाकात हो जाए और वो आज हो गई। अब मुझे शायद शांति मिल जाएगी। उसने ये बात बहुत ही भारी मन से कह दी। मैंने उनका चेहरा देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो। जो मैंने पूछा बताओ ना, कहाँ जा रही हो। धनी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या जानना चाहते हैं, मेरे पति कहाँ हैं। पति तो उनके होते हैं जिनकी शादी होती है, और जो लड़की अपने मन में किसी और को बिठा लेती है वो किसी और को कभी नहीं फंसा पाती। आप शायद मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए ये बोला, मेरी बस आपसे एक ही विनती है, हो सकता है हम आज के बाद नहीं मिलें, लेकिन आपको मेरी कसम है कि आप अब शादी करके अपना घर बसा लीजिएगा। यही बोल के वो एकाएक उठ गई। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे कहाँ चल पड़ी, इस जंगल में कहाँ उतर रही हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, थोड़ा हंसी और बोली, जंगल तो आपके लिए है, इसीलिए अब यही मेरा घर है और शायद अब कभी फिर भेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन आप मेरा वादा भूलिएगा नहीं। ये बोलते हुए एकाएक वह चलती बस से उतर गई। एक सेकंड के लिए मैं सन्न हो गया और मैंने कहा, ये क्या हो रहा है। मैं ड्राइवर के पास भागा और चिल्ला के बोला, अरे रुको, वो लड़की जंगल के बीच में उतर गई है, बस रोक दो, उन्हें चोट लग जाएगी। ड्राइवर मेरे को घूर घूर के देखने लगा। उसने मेरी तरफ देख के बोला, कौन लड़की। अरे वही जो मेरे पास बैठी हुई थी जिससे मैं बात कर रहा था। ड्राइवर बोला, आपके पास में, आप तो अकेले बैठे हुए थे बाबूजी। आप तो पागलों की तरह खुद से ही कुछ बोले जा रहे थे और मुझे लगा आपको कोई बीमारी है, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं। यही सुनते मैं हैरान हो गया और बिल्कुल घबरा गया। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश करी और धनी मुझे दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आए। मेरे पसीने पसीने छूट गए। रात के 11:30 बज चुके थे और मुझे इतनी सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा। मेरे मन में ये देखकर कई सवाल उठे। मैं सीट पे गया और मैंने वहाँ पर वही रुमाल देखा। मैंने उस रुमाल को उठाया, उसके कोने में कढ़ाई करके धनी लिखा हुआ था। उस रुमाल को मैंने पकड़ा और अपने पास रख लिया। बस आगे बढ़ चुकी थी और इस रात के सन्नाटे में मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ और मेरा दिल बुरी तरीके से धक धक करने लगा। इस कपकपी और डर के बीच मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे और मैंने ये तय किया, मैं पता लगाऊंगा कि धनी के साथ हुआ क्या। कौन थी ये लड़की जो रात को मुझे मिलने आई और क्या है इसके पीछे की कहानी। मैंने ये निर्णय लिया कि इस काम को निपटा के अब मैं धनी के बारे में पता करूंगा और उसकी ये कहानी की खोज में निकल जाऊंगा। यही सोच के अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मैंने बोला, धनी, मैं आपके साथ जो भी हुआ वो जानने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं सो गया। ये छोटी सी कहानी यहाँ पे खत्म हुई। इसका दूसरा पार्ट हम आपके लिए आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं सौरभ आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।